हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर हम आज की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किए थे। उसके अंदर हमने देखा था कि क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और वो कितने टाइप की हो सकती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, वो देखेंगे उसको। केमिकल इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बेसिकली अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वही क्या होती है, हमारी केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स इसको अगर हम डिफाइन करें सिंपल तो हम कह सकते हैं कि symbolic representation of a chemical reaction is called केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन पढ़ी थी, दैट मीन्स रिएक्शन पढ़ी थी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको मिलाकर बनता है वाटर। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो इसको लिखने में टाइम भी जाता है हमारा और काफ़ी लंबी कंडीशन बन जाती है इसके लिखने की। ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल हमको पता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, एंड वाटर का सिंबल होता है H2O। तो ये अगर हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या बन गई, हमारी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन तो बन गई, बट क्या केमिकल इक्वेशन ये सही है या गलत है। तो देखिए, वैसे इक्वेशन ये सही है, बट अगर हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करें तो वो दो टाइप से होती है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए, अगर एक ही केमिकल रिएक्शन हमारी दे रही है तो इस साइड जो भी होते हैं इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो है रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस नया बना उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। सॉरी। अगर हम यहाँ बैलेंस इक्वेशन की बात करें और अनबैलेंस की बात करें, तो बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, इक्वेशंस इन विच टोटल नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन प्रोडक्ट। सपोज हम ऊपर वाली इक्वेशन की बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड गोस टू वाटर। अब उसी इक्वेशन को मैं दूसरी फॉर्म में लिखूंगा, देखिए जरा। आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एटम क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर दो एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो। बट यहाँ पर जब वाटर बना तो हाइड्रोजन के एटम दो हैं, ऑक्सीजन का एटम सिर्फ एक ही रह गया।
तो वो एक एटम कहाँ गायब हो गया? वो कहीं गया नहीं। एक्चुअली ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैसे की जाती है इक्वेशन देखिए। हम अगर इसके आगे लिख दें 2 और इसके आगे भी लगा दें 2, इस 2 का मतलब होता है कि जितने भी एटम्स हैं उससे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 2 टू जा 4। यहाँ पर अगर 2 लगाए तो 2 टू जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे बाहर 2 लगा हुआ है और यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन के एटम। तो इस 2 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 2। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम भी कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगह, हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ पर हम बात करें इधर प्रोडक्ट की, तो भी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन। वहीं अगर हम अनबैलेंस की बात करें तो सिमिलर सी बात है कि ये इसका उल्टा होगा। दैट मीन्स इक्वेशंस इन विच total number of all atoms in reactants are not equal to total number of all atoms in product। दैट मीन्स जो हमने इक्वेशन ऊपर पढ़ी थी, H2 प्लस O2 गोज टू H2O। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है। तो ये इक्वेशन हमारी कैसे कहलाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें दोनों तरफ एटम्स इक्वल नहीं है। होपफुली समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि हम किसी इक्वेशन को स्केलेटल फॉर्म में या फिर अनबैलेंस्ड फॉर्म में क्यों नहीं छोड़ देते। हमें उसको बैलेंस करना होता है या नहीं करना होता? तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? देखिए, उसका रीजन है सिंपल सा, कि आप लोगों ने शायद याद होगा आपको, एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बताया था? उसमें बताया गया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता और ना ही खत्म होता, मास सेम रहता है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मास चेक करें, आपको याद होगा एटॉमिक मास अपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं, उसको मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चेक कीजिए जरा, अगर हम इसमें LHS यानी कि रिएक्टेंट्स का मास चेक करें तो हाइड्रोजन का एक एटम है, सॉरी, एक मास होता है और 2 एटम है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 32, दैट मीन्स 34 यू। और यहाँ पर अगर हम चेक करें हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट मीन्स 2 प्लस 16 कितना आया? 18 यूनिट। दैट मीन्स कि हमारा मास यहाँ से यहाँ तक आते आते कम हो गया, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। वो ये कहता है कि मास ना तो बनता और ना ही खत्म होता। बस वहीं अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन की बात करें एक बैलेंस इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2, और बाहर अगर 2 लगा हुआ है तो 2 से इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4 प्लस 16 टू जा 32, एंड आंसर कितना आ गया? 36 यू। सिमिलरली यहाँ पर अगर चेक करें, 2 बाहर लगाए पूरे के, इस पूरे के बाहर 2 लगाए, दैट मीन्स 2 ब्रैकेट लगाएंगे हम, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 हमने ब्रैकेट के बाहर क्यों रखा? क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे 2 लगा हुआ है, तो यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे मॉलिक्यूल से हो रही है, तो हमने वही करा यहाँ पे भी। नाउ 2, 2 प्लस 16, 2 इंटू 16 और 2 18, दैट मीन्स 36 यू। तो इस केस में हमने देखा कि हमारा मास ना तो बना और ना ही खत्म हुआ। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए या उसको स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं आप, एन इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये मास हमारा लॉ क्या कहता है हमारा, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस लॉ को बनाए रखने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? क्या हम किसी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है? हाउ कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? किस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? फर्स्ट, बाय शोइंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactants एंड प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को शो करके हम किसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, H2 हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो यहाँ पे ये गैस, लिक्विड शो करा हमने इसकी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के लिए जी का मतलब हो गया गैस, एल का मतलब हो गया लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड, और एक जगह लिखिएगा आपको ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी में घुला हुआ सब्सटेंस, पानी का सॉल्यूशन। जैसे नमक को हमने पानी में घोल दिया, NaCl को वाटर में घोल दिया, तो उसको हम NaCl और ब्रैकेट में अगर हमने AQ लिख दिया, दैट मीन्स कि वो NaCl का सॉल्यूशन है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज, हम कैसे बना सकते हैं? बाय शोइंग वेदर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है और वो आप शो करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन पे, तब हम उसकी इंफॉर्मेशन और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विक लाइम सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, प्लस हीट निकलती है। यानी कि जिस बर्तन में इन दोनों को मिलाएंगे हम, क्विक लाइम को, ये होता है हमारा क्विक लाइम, और वाटर को, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या लाइम वाटर कह सकते हैं इसको हम। सुना होगा अपना नाम। ये जब मिलता है और बनता है तो ये एक्व सॉल्यूशन बनता है और इसके बाद हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब एनर्जी रिलीज हुई। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एक इन्फॉर्मेशन बढ़ा दी इसने कि हाँ, ये जो रिएक्शन है हमारी, इसमें हीट निकलती है, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली। और ठीक है,
बाय बैलेंसिंग। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तभी वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। ठीक है, एक स्केलेटल इक्वेशन से ज़्यादा बैलेंस इक्वेशन हमेशा इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि हमको वो ये बताती है कि कितने एटम्स इसमें कंबाइंड हुए हैं टोटल, कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें हमने वाटर लिखा। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने वो नहीं पता हमको। हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए, ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमने इसी के इक्वेशन के अंदर सपोज यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो ये इक्वेशन अब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। कैसे? इस इक्वेशन में ये बताया गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल मिलकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन हो गई। इज इट क्लियर नाउ? अभी तक हमने आज जो पढ़ा वो ये देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, और इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लें। जब रिवाइज कर लेंगे आप एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़ें, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं अगली क्लास में। ठीक है बेटा? तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी रिएक्शंस आपको थोड़ी कम मिल रही है, आगे आप जाएंगे तो रिएक्शन थोड़ी और बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली रिएक्शंस बहुत सारी है, तो थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है इसमें, बट डरने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे याद करोगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और वैसे भी हमारा मेन मोटो यही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इक्वेशन की बात नहीं कर रहा मैं, रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।